दोस्तों, hi friends, we are going to start a session about nature of Indian Constitution. You all know what is the nature of Indian Constitution? तो हम जब बात कर रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? लेंथीएस्ट मतलब सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है? वाई इट इज़ लेंथीएस्ट? वाई? क्योंकि आप जानते हो कि इसमें जोग्राफिक फैक्टर भी इंक्लूडेड हैं। इट इंक्लूड जोग्राफिकल फैक्टर, डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है इंडिया की, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। उसको रेगुलेट करने के लिए, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन, टू रेगुलेट द ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप जानना चाह रहे हो कि ये इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल है या यूनिटरी है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिटरी जो होता है, यूनिटरी का मतलब होता है कि जहाँ सेंटर स्ट्रांग हो, सिंगल सिटीजनशिप हो, है ना, और सेंटर स्ट्रांग हो, सिंगल सिटीजनशिप हो, और डिवीज़न ऑफ पावर एब्सेंट हो। डिवीज़न ऑफ पावर शुड बी, पावर का डिवीज़न नहीं हो सकता यूनिटरी सिस्टम में। डिवीज़न ऑफ पावर एब्सेंट हो, डिवीज़न ऑफ पावर इज़ नॉट एग्जिस्ट। आप डिवीज़न ऑफ पावर से, पावर के मतलब से क्या समझते हैं कि सेंट्रल प्लस स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये 3 टायर सिस्टम है हमारे इंडिया में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारे पास क्या क्या है? पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़। स्टेट में हमारे पास क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच डिवीज़न नहीं होगा पावर का, सेंटर स्ट्रांग होगा। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर स्ट्रांग होगा, कोई भी डिवीज़न नहीं होगा पावर के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, पावर के बीच में कोई डिवीज़न नहीं होगा। और फेडरल, इसमें डिवीज़न होगा। देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर इन फेडरल सिस्टम, पावर इन द सिस्टम ऑफ फेडरल सिस्टम। जैसे कि मैं आपको बता दूं यूनिटरी फीचर्स क्या होंगे। यूनिटरी फीचर आप देखिए क्या होंगे। स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, स्टेट नॉट इंडस्ट्रियल, स्टेट इंडस्ट्रिकेबल होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अमेंडमेंट कैन बी इजीली इनिशिएटेड, अमेंडमेंट कैन बी ईजिली इनिशिएटेड, आप अमेंडमेंट आराम से कर सकते हो। स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इमरजेंसी प्रोविजन होगा, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। आपको मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि क्यों है, इतना लेंदी क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जैसे फेडरल स्कीम, प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये सारे ऑफिस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये प्रोविज़न है, ये ऐड होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ से ये सोर्सेस लिए गए। जैसे मैं बता दूँ आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि आप राइट टू वोट कर सकते हैं, आप राइट टू वोट आपके पास होगा। सेकंड, आपके पास एग्जीक्यूटिव जो होंगे,
एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर होगा, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगी, जुडिशरी अलग काम करेगी, और पार्लियामेंट अलग काम, वो जो लेजिस्लेचर अलग काम करेगा। तो अलग अलग सेपरेशन पावर हो गई, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा जुडिशरी में, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिए, रूल ऑफ लॉ मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी हमें कहाँ से लिया, यूनाइटेड किंगडम। जो राज्यसभा और लोकसभा का कंसेप्ट है, दो हाउसेस का कंसेप्ट है, ये भी यूके से लिया गया, बाइकैमरलिज्म। अब इसको देखें कनाडा से क्या क्या लिए गए, ये सोर्सेस है। बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। यूनिट फॉर्म का वन लेवल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर ही स्ट्रांग रहेगा, सेंटर ही स्ट्रांग है, मतलब इसके अलावा मतलब यही स्ट्रांग रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई खास पावर्स नहीं होंगी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल और स्टेट। इसमें दोनों टाइप की गवर्नमेंट, मतलब डिवीजन ऑफ पावर होगा, दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। इसमें सिंगल सिटीजनशिप होगी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और ये डुअल सिटीजनशिप होगा जैसे यूएसए में। यूएसए एक फेडरल सिस्टम है, और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यूनिट नीचे काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करती हैं, उनके पास वो इंडिपेंडेंट ऑपरेट नहीं कर सकती। फेडरल यूनिट में क्या होगा कि जो फेडरल यूनिट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल करने में रिस्पॉन्सिबल होंगी। या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई डिवीजन नहीं होगा पावर का, और डिवीजन ऑफ पावर कहाँ होगा, फेडरल सिस्टम में। यहाँ पर सेंट्रलाइज कर दिया पावर को, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर दिया, यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं है पावर पर। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जब आर्टिकल 356 मतलब नेशनल इमरजेंसी लगती है, या 44 स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल से यूनिटरी में बदल जाता है। जैसे कुछ चीज़ें आपको दे, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या लिया, डीपीएसपी। आप जानते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यूज़ होती है लॉ मेकिंग में। जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती हैं, पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, तो डीपीएसपी मतलब राइट एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। एक रूल और रेगुलेशन का एक सेट होता है जो जो प्रमोट करता है कि भाई पब्लिक वेलफेयर में ही पॉलिसी बननी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो डीपीएसएस में दी गई हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन से तीन चीज़ ली गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक्चुअली में हुआ क्या था कि दो पार्ट थे, एक तो कॉमनर्स और एक थे बॉर्गीज। कॉमनर्स वो लोग थे जो मिडिल क्लास लोग थे, जैसे लॉयर वगैरह, लेबर वगैरह। इन पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ का जो किंग था उसने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया कॉमनर्स के ऊपर। और जो बॉर्गीज जो लोग थे, जो चर्च के जो भी ऑफिशियल मेंबर थे या फिर जो रिलीजियस लोग थे, उनके पास वो टैक्स फ्री थे। तो ओवर बर्डन जाता था टैक्स का कॉमनर्स के ऊपर, तो इन्होंने एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, उसको नाम था फ्रेंच रिवोल्यूशन। वहाँ से ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट आया। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेजिडुअल पावर लाई करेंगे सेंटर में। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट लिए गए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसीजर है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। आगे चलते हैं, आपको मैं एक तरह सा ओवरव्यू दे देता हूँ सारी चीज़ों का। आप सब जानते हैं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और 1 मिनट, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें पार्ट कितने, 465 आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल कितने, 465, 25 पार्ट्स हैं आप जानते हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे फर्स्ट पार्ट में यूनियन की बात की गई है,
सेकंड पार्ट में आपको सिटीजनशिप की बात की गई है, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, पार्ट फोर्थ में डीपीएसपी की बात की गई है और पार्ट फोर्थ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। अब आगे चलते हैं। तो हम बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेराइटी सोर्स से लिया गया है, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अलग अलग कंट्री में जो प्रोविजंस हैं वहाँ से उठाया गया है। तो ये इसलिए बल्कि है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे डीपीएसपी मैं पहले बता चुका हूँ। डीपीसी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट पॉलिसी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ये सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है। मतलब इसमें ये बताया कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं वो अकॉर्डेंस में होनी चाहिए वेलफेयर ऑफ पीपल के। अगर जहाँ वेलफेयर हो रहा है पीपल का, जहाँ पर पीपल्स को अच्छा लग रहा है कि आप पॉलिसी बना रहे हो, इस ये सेट ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। पर ये नॉन जस्टिकेबल नेचर में, आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। नॉन जस्टिकेबल मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। जैसे डीपीएस का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। जैसे अपन आगे चलते हैं, जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? कंसेप्ट लिया गया यूएसए से, कि दो तरह के हाउसेस होंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, है ना। और डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? डुअल सिटीजनशिप का यूएसए से। जुडिशल रिव्यू, जुडिशल रिव्यू का भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अब आगे चले जाओ आप पार्लियामेंट्री फॉर्म में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीएपीएफ में पिछली बार। सीएपी की व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर। सीएसई में भी पूछ चुके हैं, मैच द फॉलोइंग में। इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, फंक्शंस होते हैं इसके। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कि भाई जुडिशरी जो है ना वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, दोनों से अलग रहेगी। और आगे चलते हैं अपन। एग्जीक्यूटिव जो हुआ, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू दी, भाई एग्जीक्यूटिव जो होंगे जैसे गवर्नर है, खैग है, आईएएस है, ये रेस्पॉन्सिबल कहाँ होंगे? रिस्पॉन्सिबल टू दी, ये लेजिस्लेचर से रेस्पॉन्सिबल होंगे। रिस्पॉन्सिबल ये जवाब देंगे, आंसरेबल टू होंगे लेजिस्लेचर को। रूल ऑफ लॉ, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि लॉ से पहले इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। सबके लिए लॉ इक्वल होना चाहिए। मतलब आर्टिकल 14 में इसको बताया गया कि आर्टिकल 14 का ये कंसेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो भी हम चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई नए जो प्रोविजंस लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट करके लेके आ रहे हैं, तो वो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर लिया गया वो कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से। अब आगे चलिए। दो तरह के लेजिस्लेशन प्रोवाइड, लेजिस्लेशन और ऑफ लेजिस्लेशन आर ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम बिल पास करते हैं पार्लियामेंट में, उस लेजिस्लेशन के लिए दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है।
पहला होगा ऑर्डिनरी बिल मेक, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मतलब आप ऑर्डिनरी बिल पास करा दो। एक होता है स्पेशल लेजिस्लेशन, ये मांगता है कि सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट, सिंपल मेजोरिटी जितनी भी बैठी है पार्लियामेंट में वो वोट करेगी और बिल पास हो जाएगा। इसमें 2/3 मेजोरिटी मतलब 50% मेजोरिटी शुड बी प्रेजेंट इन दी पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी शुड बी देयर, शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जो सीरियस बिल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो रिक्वायर मांगते हैं 2/3 मेजोरिटी ऑफ MP प्रेजेंट एंड वोट। आपको दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अभी कि इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब वो जुड़ा हुआ, जुडिशरी आपस में तीन जो हायरार्की ऑफ लेवल है वो कनेक्टेड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट अपील जुडिशन इनके पास होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपील करोगे, उससे पहले एक चीज़ होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में क्राइम हो रहे हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। अगर यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट में अपील करोगे, और हाई कोर्ट से अपील कुछ नहीं हुआ, आपका सेटिस्फाइड नहीं हो आप डिसीजन से, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। तो हाईएस्ट अपील आप जुडिक्शन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कि अपील जो है पास होती चली जाएगी एक हायरार्की लेवल में। अब आपको मैं बताऊं कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा जुडिशरी में, नो इंटरफेरेंस। और गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी उसको जुडिशरी रिव्यू करेगी। जुडिशरी क्या करेगी, उसको रिव्यू करेगी, इसी को क्या कहते हैं जुडिशल रिव्यू। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, US से, जुडिशरी रिव्यू। जुडिशल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह है अकॉर्डिंग है, और सोवर्जिनिटी बात करते हैं पार्लियामेंट की तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो है एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और सुप्रीम कोर्ट गारंटर है फंडामेंटल राइट का, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। और आपको बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रेटर है, कि सुप्रीम कोर्ट है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म्स और आइडियोलॉजी और जो चीज़ें लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसका रियल मीनिंग क्या है। तो इसको इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और गारंटर, गारंटर ऑफ FR फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए हैं उसका भी गारंटर ही है। आपके फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायोलेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, वहाँ से वो रिट जुडिक्शन करेंगे, रिट्स पास करते हैं। रिट्स जो है आपने पढ़ी होंगी, मैंडमस, हैबस कॉर्पस, ये आप बाद में पढ़ोगे लास्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशंस में।
तो आज का जो टॉपिक था वो ये था कि फीचर्स क्या क्या है इंटीग्रेटेड जुडिशरी के लिए, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेशन किस टाइप का होता है, रूल ऑफ लॉ क्या है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, कि नेचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं आज। मैं आपको सिंपल सिंपल थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप देख लीजिए। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, एक इंडिपेंडेंट क्या होगी, जुडिशरी होगी। यूनिवर्सल राइट टू, मतलब वोट, राइट टू वोट आपके पास राइट होगा, कि मतलब जो है जो अडल्ट हैं जो 18 के ऊपर है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए केपेबल होंगे। इक्वल राइट्स होंगे वुमेन के, इक्वलिटी बिफोर लॉ आपने पढ़ाई होगा। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वेलफेयर स्टेट, फेडरलिज्म। और अब ये देखिए, सुप्रीमेसी रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। डिवीजन ऑफ पावर भी होगा, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी रहेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिटरी फीचर आप देखते हैं तो सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, सिंगल सिटीजनशिप है हमारी कंट्री में। यूनियन ओवरराइड कर सकती है स्टेट मैटर के ऊपर। ड्यूरिंग इमरजेंसी सिस्टम बिकेम वर्चुअली यूनिटरी, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे हमारा सिस्टम यूनिटरी की तरह बिहेव करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं रह जाएंगी। आप नेम्स और बाउंड्रीज़, जो स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में समझा चुका हूँ वो आपको मैं। सेंटर अपॉइंट करेगा गवर्नर, और डिपेंडेंस रहेगी स्टेट ऑफ द सेंटर की इकोनॉमिक असिस्टेंट और ग्रांट्स। यहाँ से समझ लीजिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना लॉन्गेस्ट लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपने पास, सोवरेनिटी ऑफ पीपल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सिंगल सिटीजनशिप, प्रिवेंटिव सेकुलर स्टेट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और अडल्ट सेपरेस। ये भी आप एक बार देख लीजिए हल्का हल्का। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीस्ट रिटन है। पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कैबिनेट गवर्नमेंट है, सेकुलर, फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी बायस। तो हमारा सिस्टम कैसा है, क्वासी फेडरल, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। दोनों के फीचर्स हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और ये सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये था बेटे बेटा बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, उसके फीचर्स क्या हैं, वो कैसा है, वहाँ पे वोट करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कि सिटीजनशिप कैसी है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या हैं, टायर कितने टायर का गवर्नमेंट है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। कल का सेशन हम लेंगे तो वो लेंगे अपन फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि पार्ट 3 है।